नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरी का एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हों, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती हैं वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में ही काफी दिक्कतें सामने आती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले की और जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या है। और इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आज स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ रश्मि सिंघानिया जी मौजूद हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में। रश्मि सिंघानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रश्मि, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूंगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या, जिस मुद्दे को आज हम जनता के सामने रख रहे हैं और चाहेंगे कि जनता भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखे और जाने कि मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नमस्ते, मैं आपको बताना चाहूँगी मेडिकल नेग्लिजेंस, इसका अर्थ है उचित देखभाल की विफलता। नेग्लिजेंस साबित करने के लिए हमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि उचित देखभाल का एक कर्तव्य होना चाहिए जी। और नंबर 2 कि उस कर्तव्य का अगर उल्लंघन हुआ हो तो वो भी नेग्लिजेंस का ही एक पार्ट है। नंबर 3 और उस कर्तव्य के उल्लंघन के कारण अगर किसी को चोट पहुंची है, किसी को डैमेज हुआ है, किसी को इंजरी हुई है, तब वह एक नेग्लिजेंस का 3rd क्राइटेरिया है। मेडिकल नेग्लिजेंस, जिसको हम चिकित्सकीय लापरवाही भी कह सकते हैं, इससे संबंधित कानून क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि चिकित्सीय जो लापरवाही से संबंधित अगर आपके पास कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या किसी तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी परेशानी है इस संबंध से जुड़ी हुई, इस मुद्दे से जुड़ी हुई, तो आप हमें कॉल करके अपने सवाल कर सकते हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब देते हुए हमें बहुत खुशी भी यहाँ पर होगी। चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित कानून क्या है, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि बात यहाँ पर आती है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें अपनी बात रख सकते हैं या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी, मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिन्हें जब कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है कोई इलाज के लिए, उसे कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ उसको डैमेज सफ़र हो जाता है, तब वो अपनी एक कंप्लेन दायर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 3 फोरम में अपनी कोई कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इनकी एक ये पेक्यूशनरी जुरिस्डिक्शन है कि अगर किसी को कॉम्पनसेशन क्लेम करना है ड्यू टू एनी मेडिकल नेग्लिजेंस सफर्ड बाय द डॉक्टर, तो अगर 20 लाख तक अगर क्लेम है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़ तक है तो स्टेट कमीशन में वो अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। एंड इफ द कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन 1 करोड़, तब वो अपनी कंप्लेन नेशनल कमीशन में डायरेक्टली फाइल कर सकता है। और बात यहाँ पर अगर की जाए, जैसे बताया गया कि आपने 3 तरह की अलग अलग चीज़ें, जिसमें सिविल भी आता है, क्रिमिनल भी आता है, तो इस बारे में भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दर्शकों को बताया जाए। जी, जहाँ तक सिविल लाइबिलिटी का सवाल है तो उसके लिए कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा कंज्यूमर फोरम में फाइल कर सकता है, जिससे मैंने अपने बताया कि अगर उसकी कॉम्पनसेशन अमाउंट के आधार पर वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और सेकेंडली, अगर उसे मेडिकल काउंसिल में अगर उसको कंप्लेंट फाइल करनी है तो मेडिकल काउंसिल उसे डॉक्टर को सिर्फ एक वार्न कर देती है या फिर उसे सस्पेंड कर सकती है या फिर उस पर्टिकुलर डॉक्टर का लाइसेंस रिवोक कर सकती है। लेकिन मेडिकल काउंसिल उस डॉक्टर को कोई मतलब जेल नहीं, उसको मतलब कोई
क्रिमिनल कंप्लेन नहीं फाइल कर, क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकती और ना ही किस कंप्लेनेंट को कोई कॉम्पनसेशन ही दिलवा सकती है। और थर्डली हो गया क्रिमिनल लाइबिलिटी का, जहाँ तक सवाल है वहाँ 304B के आईपीसी के अंडर कंप्लेनेंट को एक राहत मिलती है, वो अपनी अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। हमारे साथ दर्शक अब जुड़ चुके हैं। मनीष हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। मनीष, स्वागत है आपका। किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमें ये जानकारी चाहिए कि जैसे मेरे ऊपर कई सारे वैसे तो केस चल रहे हैं, लेकिन घरेलू हिंसा केस में और 498 के केस, क्या हम किसी फाल्स स्टेटमेंट के ऊपर 360 पीसी में केस कर सकते हैं उसकी अदालत में या नहीं कर सकते हैं? दूसरा सर, मुझे ये जानना चाहते जैसे ये लोग पेशकार वगैरह हमसे पैसे ऐंठते रहते हैं कि 20 रुपए लाओ, 50 रुपए लाओ, तो साइन करते हैं, फर्दे काम हमारे सामने लिखते नहीं है ये लोग। तो इसका फर्दे काम पर जो ऑर्डर शीट है उस पर लिखने का नियम क्या है? क्या वो हमारे सामने नहीं लिखेंगे? तो ये सवाल यहाँ पर है मनीष जी का। रश्मि जी कि सबसे पहले तो उन्होंने यही पूछा कि अगर ऐसी कोई फर्जी कंप्लेंट होती है तो उस पर हम एक्शन ले सकते हैं, उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो पैसे लेन देन की जो बात बताइए उसमें हम क्या कर सकते हैं। फर्जी कंप्लेन मैं समझी नहीं, उनके डॉक्टर के हिसाब से या नहीं, ये मेडिकल नेग्लिजेंस से मामला जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने बोला कि जैसे घरेलू उत्पीड़न का मामला हो या फिर ऐसे कोई मामले में केस हो जाता है, भले ही किया ना हो, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं। अगर आपको फर्जी कंप्लेन फाइल कर सकती है किया है तो आप उस कंप्लेन में जब आपको समन इशू होता है तो आप अपना रिटर्न वर्जन फाइल करके अपना पूरा डिफेंस उनको कोर्ट के सामने पेश कीजिए, आपकी सुनवाई जरूर होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अगर नियम और कायदे कानूनों की थोड़ी सी जानकारी हो तो आप ऐसी मुश्किलातों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। बस ऐसे में आपको चाहिए कि आप इससे सही नहीं, अपनी बात यहाँ पर खुलकर रखिए। मेडिकल नेग्लिजेंस पर दोबारा वापस रुख करते संतोष हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं। ये तो प्रॉब्लम है, मैं मुजफ्फरपुर में 2009 में 26 सितंबर को मैं एक जमीन खरीदा था। अच्छा। उसमें बैंक से लोन लेकर के, पर्सनल लोन, मैं आर्मी में हूँ मैं। हाँ। और बैंक से लोन लेकर के मैं सारा पैसा उसमें लगा दिया, लेकिन उसमें क्या कर दिया है, आपसे उनका विवाद ऐसे ही मतलब विवाद करता गया, वो अभी तक हमारे को मतलब ये मिला हासिल नहीं हुआ सर। उसमें कितना मैं कोर्ट कचहरी दौड़ा, कितना पुलिस स्टेशन गया, कुछ कहीं कुछ नहीं हुआ, और उन लोगों का पूरा ऐसे अभी तक नहीं हुआ सर। वो तो अभी बताइए, हम इतना दिन पूरा नौकरी करके अभी हमारा 14 साल सर्विस चल रहा है, इसके बाद यदि अगर वो नहीं हुआ तो गवर्नमेंट का क्या है मतलब नियम कानून वो जमीन के ऊपर। तो आपने पूरे पैसे लगा के जमीन खरीदी, लेकिन वो जमीन अभी तक आपको नहीं मिली, आप ये कहना चाह रहे हैं उस पर विवाद चल रहा है? ये सब विवाद चल रहा है सर, उसमें ऐसे उनका आपसे विवाद चल रहा है सर, और हमारे को मतलब ये काम नहीं करने देते हैं उसमें। जिनसे आपने जमीन खरीदी है उनका किसी से आपसी विवाद चल रहा है? हाँ सर, ये उधर है एक सीताराम है उनके, उससे सर। अब इस मामले में क्या किया जाए? हालांकि मेडिकल नेग्लिजेंस वाला तो कोई मामला नहीं है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि जमीन पूरी मेहनत के पैसों से खरीदी थी और उसके बाद अभी तक विवाद चल रहा है, वो जमीन उनको नहीं मिली है। रश्मि जी, इसमें कुछ किया जा सकता है? उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस अगर हुए हैं कि नहीं, पूरे रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो सेल जो उन्होंने खरीदी है जो ज़मीन, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, वो पेपर्स उनके देखने पड़ेंगे। आप उनके पेपर्स मंगवा लीजिए एक बार, तब फिर आप सलाह देने में ज़्यादा बात यहाँ पर यही है कि जब तक कागज़ सारे ना देख लिए जाएं, जब तक उसकी जड़ तक नहीं जाया जाए, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुद्दे पर वापस लौटते हैं। बात यहाँ पर चल रही है मेडिकल नेग्लिजेंस की। रश्मि जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि कई लोगों को तो इस बारे में जानकारी ही नहीं होगी और इसीलिए शायद इसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते होंगे, लेकिन फिर भी कई बार देखा गया है, जैसे कई बार आरोप लगाया जाता है डॉक्टरों पर कि उनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है, कोई दिव्यांग हो जाता है। तो ऐसे में दोषी किसको माना जाए? जैसे एक टीम ऑपरेशन कर रही है और एक टीम में अगर किसी से भी, चाहे वो नर्स हो या फिर किसी से गलती हो जाए, तो उसका दोष किस पर जाएगा? जी, जब एक टीम वर्क काम करती है, एक ऑपरेशन या सर्जरी हो रही है, या नर्स हो या जूनियर डॉक्टर हो, जब किसी भी जूनियर डॉक्टर से या नर्स से कि कोई फ्लॉ हो जाता है, जिसके कारण कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस हो जाती है, तो ऐसे में उससे सीनियर डॉक्टर के जिसके अंडर वो जूनियर वर्क कर रही थी उसी को ही लायबल माना जाएगा, बिकॉज जो जूनियर थी वो उसके इंस्ट्रक्शन से ही काम कर रही थी। अगर सीनियर ने उसको इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली नहीं दिया है तो द सीनियर विल बी हेल्ड लायबल। द जूनियर डॉक्टर पे पर्सनली कोई लायबिलिटी नहीं आती है, बिकॉज शी वॉज एक्टिंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीनियर डॉक्टर। ठीक है, रवि हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त महाराष्ट्र से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
रवि जी स्वागत है आपका, बताइए क्या परेशानी है आपको? हाँ सर जी नमस्कार, मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से रवि बात कर रहा हूँ। बताइए। हाँ जी, एडवोकेट रश्मि जी से मुझे ये पूछना है, मानहानि की केस अगर किसी के नाम से दर्ज करना हो तो अपने को प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट या कुछ जमा करना पड़ेगा और कैसे करना होगा? मानहानि का केस किसी पर दर्ज करना हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए और कैसे किया जाए? अगर आपके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, ऑडियो क्लिप है, तो फिर आप उसे ऑडियो क्लिप को भी कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ रिटन में अगर कुछ लिखा हुआ है, कोई डिफेमेशन हुई है, तो आप उसको भी अगर कोर्ट के साथ एनेक्शर लगा के फाइल कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि रवि आपको आपके सवाल का यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास सबूत सारे हैं तो उसके बाद आप इसमें अपनी बात रख सकते हैं और कोर्ट में केस कर सकते हैं। बात यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस की ही लगातार हम करते हुए आ रहे हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस में कई ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर अभी भी जो लोग हैं उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता था कि प्रूफ ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताएं। जी, ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो कंप्लेनेंट को ही प्रूफ करना पड़ता है कि डॉक्टर के हिसाब से वो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो अपनी पूरी रीजनेबल और स्टैंडर्ड केयर के हिसाब से काम करता है, जो लेकिन कंप्लेनेंट को दिखाना पड़ेगा कि वो केयर और डिलीजेंस उसके केस में नहीं हुआ है, तभी वो नेग्लिजेंसी हुई है। तो ये कैसे जो कंप्लेंट करने वाला है वो कैसे दिखा सकता है कि यहाँ पर हाँ नेग्लिजेंसी हुई है? ऐसे में उस जो कंप्लेनेंट है उसे वो किसी एक्सपर्ट और डॉक्टर अनदर एक्सपर्ट ओपिनियन लेके उसका वो दिखाना पड़ेगा, सारे प्रिस्क्रिप्शंस उसको एनेक्स करने पड़ेंगे कि ही वाज गोइंग अंडर दिस डायग्नोसिस, लेकिन द डायग्नोसिस वेंट रॉन्ग। उसकी रिपोर्ट्स ये थी, उसके जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, एक्सपर्ट ओपिनियन उसको अलग से बता देगा कि उसकी जो ट्रीटमेंट था दैट वुड हैव बीन अदरवाइज, अगर ट्रीटमेंट कुछ और होता तो द लाइफ वुड हैव बीन सेव्ड। So the onus is wholly upon the complainant to prove that the negligence was caused by the doctor. यानी ये चीज़ है कि अगर आप कहीं पर इलाज करा रहे हैं और वहाँ पर अगर कोई लापरवाही की गई है तो आपको किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, प्रॉपर वहाँ पर जानकारी लेने के बाद फिर आप इसमें केस फाइल कर सकते हैं। यानी एक दूसरे डॉक्टर की मदद यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल कंप्लेन डॉक्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन दायर करने के लिए 3 गाइडलाइंस फ्रेम की है। उसके लिए ये फर्स्ट ये है कि प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेन तब तक एडमिट नहीं की जाएंगी जब तक कि वो सपोर्टेड बाय एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो, कोई कंपिटेंट डॉक्टर ऑफ द सेम फील्ड के एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ सपोर्टेड नहीं हो। और नंबर 2 कि किसी भी डॉक्टर को, अक्यूज डॉक्टर को ऐसे रूटीन मैनर में अरेस्ट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अदरवाइज ही इज वेरी नीडेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। एंड नंबर 3 कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब कार्यवाही शुरू करने के पहले किसी और डॉक्टर्स पर, जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से पूरी एक इंडिपेंडेंट राय लेगा। वो तीनों लगाने के बाद ही वो क्रिमिनल कंप्लेंट डॉक्टर के अगेंस्ट। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से विकास स्वागत है आपका। क्या परेशानी आपको आ रही है? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम नमस्कार जी विकास जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैनल में होते हैं जी, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट के सर्विस जो करता है जी, तो वो पैनल में तो वो इलाज करते हैं तो वो कैश में पैसे लेते हैं, वो पैनल में होता है हॉस्पिटल। और उसके बाद जो बिल वगैरह बनते हैं ना, उनमें सरकार ये कहती है कि भाई आपने गवर्नमेंट में क्यों नहीं करवाया, उसमें क्यों नहीं कराया, तो बिल है ना लटक जाता है सर बीच में। ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर रखी गई है। रश्मि जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि जब प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं उसके बाद सरकारी उसमें किसी तरह की कंप्लेंट लेके जाते तो बोलते हैं आपने सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं कराया। ये एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। तो बीच में लटकता हुआ नजर आते हैं यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर पूछना चाह रहे थे विकास जी। जब सरकारी अस्पताल में हम अपना इलाज करवाते हैं तब हम कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि हम डॉक्टर को उस समय पैसे नहीं दे रहे। जब डॉक्टर फ्री में इलाज करता है तब उसके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट लाई नहीं करती है। और जैसे ही हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हम अपने उसके डॉक्टर के सर्विसेज अवेल करते हैं और उसको ऑन द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फी, तब उसके अगेंस्ट में ही कंप्लेंट लायबल होती है कंप्लेनेंट कंज्यूमर फोरम में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास। माफ कीजिएगा, हमारे साथ दिल्ली से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, किशन नाम है। किशन जी स्वागत है आपका। क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, क्या दिक्कत आपको आ रही है? आपको भी नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं मेरी अपनी सिस्टर के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, जो 55 साल की थी।
पूछिए। उसने कहीं इलाज कराए थे यहाँ पर दिल्ली में। तो एक डॉक्टर से प्राइवेट में वो शुगर चेक करता रहा हर हफ्ते डॉक्टर, लेकिन उन्होंने दवाई में ठीक नहीं किया। उसके बाद एक यहाँ पर कालरा हॉस्पिटल है, यहाँ एडमिट हो गए वो। तो वहाँ पर उनको पीलिया बताया गया, लेकिन वहाँ पीलिया का इलाज होता नहीं था और वो पीलिया 20 से 40 हो गया। उसके बाद उन्होंने उनसे आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में वो बेहोश हो गई। बेहोश के बाद उन्होंने बोला इनको कैंसर है। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में भेज दिया उन्होंने। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने कहा जी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ का खर्चा बहुत है, 40,000 रुपए का और एक डेली का, और आपके लिए ये कैंसर भी हम कैसे शो कर लेंगे, इसको कैंसर है, ये तो बेहोश है, कुछ अपनी तकलीफ बता नहीं सकती। इस 3 दिन के अंदर उनसे डेथ हो गई। फिर कैंसर हॉस्पिटल में जमनाबाद सागर ले गए थे, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। इस विषय में मैं किस तरह का क्लेम कर सकता हूँ अपनी बहन के लिए? किस तरह का क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर इनको नहीं मिला इलाज जो मिलना चाहिए था। पहले शुगर की चेक होता रहा, फिर पीलिया की बात यहाँ पर की गई, उसके बाद लास्ट में कैंसर की बात निकल कर सामने आई। किस तरह से क्लेम कर सकते हैं? इस तरह से जब कोई डायग्नोसिस रॉन्ग हो जाती है, डॉक्टर कोई जजमेंट लेता है, उस जजमेंट में अगर कोई एरर होती है तब डॉक्टर लायबल नहीं होता। ऐसे में जहाँ ये जैसे जिस हिसाब से ये बता रहे हैं हमें जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इनको एक के बाद एक डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती रही, क्योंकि वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते रहे, फिर वहाँ उसका इलाज नहीं था तो उसकी वजह से और डिले हो गया। तो ऐसे में ये डॉक्टर लायबल नहीं होंगे, बिकॉज जो शुरू में डायग्नोसिस हुई थी उसके हिसाब से जिनका इलाज चल रहा था तो वो सही था। उसमें अगर एरर जजमेंट में हो जाता है, जब ट्रीटमेंट डायग्नोसिस में क्या अगर समझने में थोड़ी वो हो जाती है तब फिर डॉक्टर लायबल नहीं होते ऐसे में। लेकिन रश्मि जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के ये भी तो आता है ना कि जो मरीज लोग होते हैं, मरीज के परिजन होते हैं, वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद वहाँ उन्हें सही अगर इलाज नहीं मिलता है या फिर कोई सुधार नहीं होता है सेहत में, तो फिर वो दूसरे के पास जाते हैं और फिर कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते तो ज़्यादा सही होता। तो ऐसे में जो मरीज के परिजन है वो तो परेशान हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कौन सही है कौन सही नहीं है, और ऐसे में वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर गलती किसकी तरफ से हो रही है, कौन सही इलाज कर रहा है, कौन सही इलाज नहीं कर रहा है। ऐसे में आजकल हम देखते हैं, प्राय देखा जाता है कि डॉक्टर्स हमेशा 2 लैबोरेटरी से टेस्ट करवाते हैं ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो तो वो क्लियर आउट हो जाए। वो जैसे हम जनरली एक पेशेंट्स का एक वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वो डॉक्टर बहुत सारे इलाज करवा रहा है, शायद उसका कोई मॉनिटरी मोटिव होगा, लेकिन वो एक रिपोर्ट अपने जहाँ से हॉस्पिटल से करवाता है, फिर दूसरा अगर उसको कोई भी अगर डाउट लगता है वो दूसरा लैब से और कंफर्म करवाने के लिए करवा लेते हैं ताकि कोई भी डाउट उसका वेरीफाई हो जाए। तो ऐसे में अगर कुछ होता है तो पेशेंट्स को भलाई के लिए ही करते हैं डॉक्टर्स। जबलपुर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जसवंत जी, स्वागत है आपका। किस तरह की परेशानी आपको आ रही है जसवंत जी? सर मैं ये बोल रहा हूँ जी, जैसे अपन हॉस्पिटल जाते हैं डिलीवरी के लिए जी, तो हॉस्पिटल में जैसे करेगा दो बच्चे के बाद तीसरा बच्चा हो या चौथा बच्चा होता है जी, तो इसके बाद डॉक्टर लोग ये मैडम में ये क्यों बोलती है कि वो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका। जी, जैसे बच्चे पैदा करना बंद कर दो आप। अच्छा। ये कौन सी बात हुई? हाँ, जब पेशेंट को नहीं कर पाना ये काम तो फिर ये क्या जोर जबरदस्ती होती है क्या? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन गया रश्मि। कई बार देखा गया है कि डिलीवरी के लिए जब ले जाते हैं, इन्होंने तो एक अलग एग्जांपल दी है कि 2 बच्चे होने के बाद जब तीसरे चौथे बच्चे के लिए ले जाते हैं तब भी कहते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादातर आजकल डॉक्टर प्रेफर नहीं करते हैं। तो ऐसे में भी कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं मरीजों के अंदर। जी, ये 2 या 3 के बाद जो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करवाने के लिए, ये हमारे जो सरकार का ये जो लोगो है उसको कि हम 2 हमारे 2 वाले को मानने के लिए बताते होंगे, क्योंकि वो हमारी जितनी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी उतनी आगे में प्रॉब्लम होगी। उसी चीज़ को कर्ब करने के लिए शायद डॉक्टर्स ऐसा कहते होंगे। नहीं, एक चीज़ और निकल कर सामने आती है, जैसे एक बच्चा हो गया है, उसके बाद वो भी नॉर्मल हुआ है, दूसरे में फिर वो कहते हैं कि नहीं आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी इसमें नहीं होगी। तो कई बार इसको बिजनेस बना लिया गया है और इसी बात का विरोध यहाँ पर मरीज के परिजन करते हैं, और यही सवाल यहाँ पर हमारे एक दर्शक ये जसवंत जी पूछ रहे थे। तो इसके लिए क्या किया जाए कि कई बार नॉर्मल डिलीवरी के बावजूद भी वहाँ पर कहा जाता है कि आप ऑपरेशन कराइए? जरूरी नहीं है। देखिए, डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस एंड अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पेशेंट, कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ज़रूरी हमेशा इंसिस्ट करता है। कुछ मामले में आप कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को पता है कि मरीज के लिए क्या अच्छा है, वो उसी हिसाब से डिसीजन लेता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए फोर्स करते हैं, बाई चांस कुछ हो जाता है, तब फिर आप अदरवाइज फिर डॉक्टर को सब ब्लेम करते हैं। टू गो ऑन द सेफर साइड, डॉक्टर मरीज की भलाई के लिए ही जो उसके लिए उचित है वैसा ही डिसीजन लेते हैं।
एक सवाल और यहाँ पर ये बनता है, अभी तक हम मरीजों की बात यहाँ पर कर रहे थे जो परेशान हुए हैं, डॉक्टर्स की यहाँ पर बात करें, डॉक्टर्स इस मामले से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? अंडर सेक्शन 80 एंड 88 आईपीसी के अंतर्गत डॉक्टर्स को ये रिलीफ मिला हुआ है। वो फाइल उनको ये प्रोविजन है कि वो अपने आप को वो कैसे दिखा सकते हैं, कि वो बता सकते हैं कि हमने ड्यू डिलिजेंस एंड केयर पूरा एक्सरसाइज किया था, कि ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने उनसे जो भी गलती हुई जानबूझ कर हुई। इट वाज ऑल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द डॉक्टर। तो डॉक्टर्स यहाँ पर पूरे उनको बताना रहता है कि कैसे क्या किया, क्या ये सारे रिकॉर्ड उनको शो करने होते हैं, उसके बाद ही जाकर उनको क्लियर की चिट दी जाती है? जी एग्जैक्टली यही होता है। चलिए ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंसी की बात कर रहे हो। मेडिकल नेग्लिजेंसी पर अगर आपके और भी कई सवाल हैं या फिर किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अर्जुन हमारे साथ एक और दर्शक लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका। किस तरह की परेशानी आपको आ रही है, क्या समस्या है आपकी, बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, कहिए कहिए। नहीं, हमारी कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं, परेशानी सबकी है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर लोग पर्चे पे दवाइयाँ बहुत स्पष्ट नहीं लिखते हैं और उनका एक मेडिकल स्टोर होता है जहाँ से ही वही प्रॉपर दवाइयाँ मिल पाती है, दूसरे मेडिकल स्टोर से नहीं मिल पाती। दवाइयों के नाम हम नहीं स्पष्ट पढ़ सकते हैं, वही पढ़ सकता है या उनका आदमी पढ़ पाता है। दूसरे मेडिकल स्टोर पे जाए तो वो स्पष्ट पढ़ ही नहीं पाते और कहते हैं कि वहीं से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है? ये भी एक आम बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बीच में कि जानकारी नहीं होती और कहते हैं कि सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर के पास आप जाइए, उसी मेडिकल स्टोर से आपको दवाई मिलेगी। कई बार कमीशन की भी बात यहाँ पर आती है, लेकिन ये सवाल बहुत से लोगों में, तमाम देशवासियों के अंदर ये सवाल है कि इसका जवाब क्या होगा। जी, ऐसा बहुत से डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांड मेडिसिन देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उस कॉम्पोजिशन, सेम कॉम्पोजिशन की और डिफरेंट ब्रांड्स की भी अवेलेबल होती है मार्केट्स में मेडिसिन। तो ये उनका कुछ होता है, मतलब प्रेफरेंस होता है इन द सेंस कि उससे उनको पता होता है कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, इसीलिए वो वैसे प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज आपको अगर चाहिए कोई दूसरे फार्मास्यूटिकल से भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। एक सवाल मैं और आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, मतलब कितना खर्चा यहाँ पर होता है? कई लोगों के मन में इस वक्त ये सवाल चल रहा होगा कि कई परेशानियाँ हैं, कई दिक्कतें हैं और मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर वो कंप्लेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रोसीजर यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे क्या किया जाए, कितना खर्चा आएगा। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप और थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैंने आपको जैसे बताया, अगर किसी को अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन 20 लाख तक का है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकता है। उसकी ये मिनिमम फीस बहुत ही छोटी, बहुत ही कम मिनिमम होती है। और अगर उसका अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन 20 लाख टू 1 करोड़ है तो वो स्टेट कमीशन में, और फिर उसके बाद अगर 1 करोड़ से ज़्यादा उसको अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन है तो वो नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी, ये तीनों फोरम्स के ऑर्डर्स अपेलेबल हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम्स के ऑर्डर्स स्टेट कमीशन में अपील हो सकते हैं विदिन 30 डेज, एंड स्टेट कमीशन के नेशनल कमीशन में विदिन 30 डेज, एंड नेशनल कमीशन के सुप्रीम कोर्ट तक में भी चैलेंज हो सकते हैं विदिन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, एनपी पाठक जी मथुरा से जुड़े हुए हैं। पाठक जी, स्वागत है आपका। किस तरह की समस्या आपको आ रही है, क्या परेशानी रखी है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी सर मैं ये पूछिए। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चा जैसे किसी इंस्टीट्यूट पे कोई कोर्स करता है 2 महीने का, 3 महीने का जी, और और उसमें वो कहते हैं कि 100% जॉब की गारंटी है। हाँ। और उसके बाद में बच्चा कोर्स करने के बाद में जॉब दिया जाता है और बाकी बच्चों को छूट दिया जाता है। तो इसमें हम क्या करें फिर इंस्टीट्यूट के खिलाफ? ये एक बड़ी चीज़ निकलकर सामने आती है। हर जगह एक चस्पा, एक पेपर लगा दिया जाता है 100% प्लेसमेंट गारंटी, और 2-3 महीने में बता दिया जाता है, मोटी फीस वसूल दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद प्लेसमेंट गारंटी कोई तय नहीं रहती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अभिभावक? अभिभावक को बहुत जागरूक होना पड़ेगा और सचेत होकर अपने बच्चे का उसी स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा जहां पता हो कि हाँ, जिसमें से अगर बच्चे उस कॉलेज इंस्टीट्यूशन से पढ़कर निकले हैं तो उनकी प्लेसमेंट होती है भी कि नहीं, वो उनको पूरा। लेकिन अगर रश्मि जी, अगर यहाँ ठीक है एडमिशन करवा दिया गया है, यहाँ पर बात हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्लेसमेंट नहीं दिया जाता है तो इसमें क्या कानूनी प्रावधान है? कानूनी प्रावधान
आप अकॉर्डिंगली तो वैसे कानूनी प्रावधान तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिटर्न में कुछ अगर जब तक इंस्टीट्यूशंस ने अगर नहीं दिया है, अगर रिटर्न आपको कुछ वो देते हैं कि हम आपके बच्चे की 100% प्लेसमेंट होगी ही, अगर जब तक रिटर्न ऑन पेपर और डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं होगा तब तक ऐसा भी कुछ भी इम्प्लीकेटेड नहीं होगा। तो यानी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि अगर आप सावधान रहेंगे तो इस तरह की परेशानी नहीं होगी। सावधान रहना बेहद जरूरी होता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और इस मुद्दे पर आपने बात रखी। उम्मीद करते हैं बहुत से दर्शकों की यहाँ पर परेशानियों का समाधान हुआ होगा, समस्याएं दूर हुई होंगी। कल फिर हम हाजिर होंगे आपसे ही जुड़ा एक और मुद्दा लेकर लीगल हेल्पलाइन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।